न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। आज हम न्यूज़ 15 के अंदर चर्चा करेंगे देश और दुनिया की प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर जी से। देखिए, आपने अभी कोई कच्छ की बात की और अभी उसी इलाके के अंदर जो है सीएम गए थे गुजरात के, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने कहा कि आप विकास विरोधी आप रहे, जिसके कारण से गुजरात का विकास रुका, और आपको अर्बन नक्सल कहा। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अर्बन नक्सल का अर्थ क्या है? ये तो निरर्थक संकल्पना है। नक्सलवादी तो कभी अर्बन थे नहीं, और नक्सलवादी कभी गांधीवादी थे नहीं। हम तो गांधी और अंबेडकर को, लोहिया को, हम जयप्रकाश को, हम पेरियार को, हम अरुणा वल्ली को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज जबकि नक्सल हमको कहते हैं, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि हमने शस्त्र उठाकर संघर्ष किया है। नक्सलवाद जिस मुद्दे पर होता था वो था जल जंगल ज़मीन के अधिकारों का मुद्दा, जो आज भी बाकी है, लेकिन फिर भी हम लोग शस्त्र हाथ में नहीं उठाते हैं। और कच्छ के बाद तो क्या कहें, इन्होंने तो कच्छ को फंसाया है। कच्छ के नाम पर ये बांध आगे बढ़ा, कच्छ के साथ सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात जोड़कर। हम लोग तो बार बार कहते थे कि कच्छ को भ्रमित कर रहे हैं, कच्छ तक पानी ले जाने का नक्शा नहीं निकाला है। और इन्होंने पहले पानी दिया जिनका जिक्र नहीं था प्लान में, ऐसे 3 शहरों को, अहमदाबाद, गांधीनगर और बड़ौदा। और इसके पीछे जो कच्छ आगे था वो टेल एंड तक इसीलिए पानी समय पर पर्याप्त पहुंचा नहीं। पर ये 3 शहरों को पानी देना ही नहीं था, पीने का पानी भी छोटे कस्बे और गांव को देना था, जिसमें इन्होंने निर्जन गांव भी जोड़े थे जहां कोई रहता नहीं है। कच्छ तो गुजरात का सबसे बड़ा जिला है और भारत के सबसे बड़े जिलों में से एक है। 24% गुजरात के भूमि कच्छ की है, और कच्छ को 1.6% क्षेत्र को पानी देना था। वो भी आज क्यों नहीं मिला है? कारण ये है कि कच्छ में इन्होंने माइक्रो कैनल नेटवर्क आज तक बनाई नहीं। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई गुजरात की, और वो शासकीय कंपनी होते हुए वो निजी कंपनियों के पक्ष में रही। तो कच्छ में 2006-07 में जब पानी पहुंचा, तब से आज तक कई सारे इंडस्ट्रियों को इन्होंने पानी दिया है, अडानी के पोर्ट्स को लेकर जिंदाल तक। लेकिन कच्छ इंडस्ट्री को पानी देता है और पीने का पानी नहीं मिलता है। ये स्थिति क्यों? क्योंकि इनका बंटवारा पूरा अन्यायपूर्ण रहा। अब गुजरात का चुनाव सामने आते ही इनको कच्छ की याद आई। तो आपको क्या लगता है कि घबरा रहे हैं, हार से घबरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके की बात कही है कि आपकी आड़ के अंदर वो अपनी असफलताओं को, अपनी कमियों को छुपाना चाहती है गुजरात की सरकार? कच्छ की जनता ही सच्चाई जानती है, और गुजरात की जनता भी सच्चाई जानती है कि आज तक गुजरात का पानी का सवाल पूर्ण रूप से छुड़वा नहीं सके हैं, क्योंकि पानी का बंटवारा अलग हो गया। और अब भी कुछ हज़ार किलोमीटर का कैनल का, छोटे कैनल्स का नेटवर्क बनाना बाकी रखा है। आज नर्मदा पर केवल पर्यटन की दृष्टि से इनका ध्यान है। सरदार पटेल भी रोते होंगे, जिन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया था और किसानों के साथ दी थी। लेकिन सरदार पटेल के लिए आदिवासी किसानों के 72 गांव और उजाड़ना, जो पहले उजाड़ चुके, उसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय रहा। मैं मेधा जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये पूरा अभी उन्होंने कहा, अर्बन नक्सल का कहा, और ये जो पूरी भूमिका है इसके बारे में माना जाता है कि ये सब भूमिका दिल्ली के अंदर तय हुई है, और दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको नीचा दिखाने के लिए, या जो एक घबराहट पैदा हुई है आम आदमी पार्टी के वहाँ पर पहुँचने के बाद में, इसीलिए जो है उसको आपको जोड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी से। आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। तो आप इसके पीछे क्या देखती हैं? ये तो इनकी चुनावी राजनीति है, जो एक दूसरे को चुनौती देती रहती है। तो आज शायद भाजपा के गुजरात सरकार को डर लग रही है कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव हो रहा है, और कच्छ जैसे क्षेत्र में, या जहां इन्होंने आश्वासन दिए थे लाभ के, लेकिन लाभ नहीं मिले, सरदार सरोवर नर्मदा पानी के भी, तो वहाँ वो अभी लक्ष्य बनाना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने ये दोनों बातें जोड़ी हैं कि एक बाजू मुझे कच्छ का पानी 5 साल रोकने वाली कहा है, और दूसरी बाजू ऐसे व्यक्ति को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं ये कहकर उनको नीचा दिखाना चाहती है। ये तद्दन झूठ है।
आज सच और झूठ करना इस देश में बहुत मुश्किल है, आप जानते ही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कच्छ की जनता ने यह समझना चाहिए कि पानी तो कच्छ में कब पहुँचा और पीने को क्यों नहीं मिला। अगर 50 रुपये में 1000 लीटर कच्छ के अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को पानी दे रहे हैं, पर गांव को भी 14 रुपया 1000 लीटर का पानी पंचायतें ले नहीं पा रही है। और छोटे नेटवर्क के बदले आप पाइपलाइन लगा रहे हैं, जो खेतीहरों के लिए नहीं, जो इंडस्ट्रीज़ और शहरों के लिए। गांधीधाम जैसा बड़ा शहर हो या भुज जैसा हो या मुंद्रा या अंजार जैसा हो, उनको पानी इन्होंने पहुंचाया है। तो ये सब बातें तो मेरे ख्याल से ये जितने झूठ बोलेंगे उतनी सच्चाई सामने आ सकती है। आम आदमी पार्टी ने भी ये कहना चाहिए कि मैं तो उनकी सदस्य नहीं हूँ। कुछ महीनों तक मैं गई थी तो पुराने फोटोग्राफ्स दिखाकर आज जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, बीजेपी गुजरात जो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो तो शिट्स हैं। और इसीलिए मैं तो उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। पर हम सच्चाई जानते हैं कि गुजरात के लोगों को भी किस प्रकार से इस बांध में 55 के 60,000 करोड़ रुपया खर्च करके धोखा दिया है। इसी के बदले अगर विकेंद्रीकरण होता, जल नियोजन होता तो क्या होता, ये अनेक विशेषज्ञों ने पहले ही कह चुके हैं। और रूपाला जैसे इरिगेशन मिनिस्टर कहते थे कि एक्सप्रेस कैनाल बनाओ, पहले पानी कच्छ और सौराष्ट्र में जाए, फिर बीच के मध्य गुजरात को। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और कंपनियों को जो आयोजित पानी था उससे ज़्यादा पानी दिया। तो ये सब बड़े बांधों की हकीकत अन्य बांधों में भी साबित हो चुकी है। जी, मैं आपसे एक चुनावी राजनीति, ये चुनावी राजनीति हमारे जैसे सामाजिक संगठनों को भी आज चुनौती देती है। तो हमने वो चुनौती स्वीकार करनी है, पर हम हमारे तरफ से सच्चाई सामने लाकर ही उसको जवाब देंगे। और कोई हम चुनावी राजनीति में पड़ना नहीं चाहते। मैं आपसे एक सवाल ये है कि पूरा नर्मदा बचाओ आंदोलन के चलते हुए तमाम सारे आपके ऊपर हमले हुए हैं। आप साबरमती आश्रम के अंदर भी आपके ऊपर हमला हुआ और उस हमलों के अंदर जो एक आरोपी है वीके सक्सेना, वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए हैं दिल्ली के। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो है पूरा का पूरा आपके खिलाफ क्या सोची समझी कोई साजिश है जिसके तहत आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे क्या, आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। और उन्होंने तो साफ कहा है कि उनकी ये बड़ी हासिली है कि उन्होंने मेरे जैसे को ही नहीं, हमारे आंदोलन को बदनाम किया, जिसको हम मानते नहीं, दुनिया मानती नहीं है। लेकिन उसके कारण अगर उनको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का चेयरमैन बना दिया, जैसे उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में जो एडवर्टाइजमेंट के रूप में छपवाया गया था उसमें कहा है। और उनके ऊपर डिफेमेशन की केस मेरी अन्य भी है, क्योंकि इन्होंने पहले हमारे खिलाफ हवाला ट्रांजैक्शन हम कहते हैं ऐसे करके इंडियन एक्सप्रेस में जो दी थी, वो एक झूठ चेक जो दिया गया था मालेगांव जाकर, जिसमें कोई हवाला ट्रांजैक्शन नहीं था। वो मालेगांव की लोक समिति और हम मिलकर जीवन चलाते थे। तो उसके चलते हुए आज भी केस चल रही है 2000 की, और आज भी केस चल रही साबरमती आश्रम में किए हमले की, जिस पर वीडियो भी है और वो भी पेश हुआ है। पर 20 साल से मेरी ही क्रॉस ले रहे हैं, अभी तक एक भी गवाह की गवाही नहीं दी गई है। और उसके बीच में ये लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, तो उनका कहना है कि उनकी ये उसमें आरोपी हैं, हमलावर हैं, उसके वीडियो हैं, तो उसके बाद में क्या ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राज्यपाल को छुट्टी मिल सकती है ऐसे केसेस से, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं मिल सकती है, ये हमारे अधिवक्ताओं का कहना है। लेकिन ये निश्चित कि इनका दावा अलग है, तो इस पर तो बहस होगी। लेकिन एक क्रिमिनल केस है जो जारी है और इन पर ये आरोपी है, ये बात तो वो भी जानते हैं और कोर्ट भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से कि इस प्रकार का हमला, जिसमें अन्य भी 3 आरोपी है, इस पर अगर गुजरात कोर्ट निर्णय ही नहीं देता है तो ये एक साजिश मानी जा सकती है। कितने साल हो गए उस केस को चलते हुए? वो केस तो 2000 से चली है, पर शुरुआत में मुझे भी नहीं आने के लिए कहते रहे सब लोग, क्योंकि हमला हो गया था। और वो भी शांति मीटिंग में, गुजरात दंगे के बाद जो शांति मीटिंग थी, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाती हुई याचिका दाखिल की थी, जो हार गए थे। वो मल्लिका साराभाई के खिलाफ की याचिका में हार गए, वो आशीष नंदी जी के खिलाफ, उसमें कुछ फाइन भी हुआ था।
उनको कुछ कॉस्ट, एक नॉमिनल कॉस्ट कोर्ट लगाती है, वैसे 5,000 रुपये पे करना पड़ा था। पर उस जजमेंट में ये भी कहा गया था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है। और तो और ये जो साबरमती आश्रम में जो हमला हुआ था उसके सभी विटनेसेस, एक चंद पुलिस विटनेस और ये छोड़कर कहते रहे हैं, उन्होंने लिखित में दिया है कि ये फैटल अटैक था। पर फिर भी उसमें न कोई कार्यवाही होती है, जबकि बाकी जगह पे तत्काल गिरफ्तारी होती है। इतना बड़ा अगर हमला हुआ, फिजिकल अटैक था, और यहाँ उल्टा ऊपर की एक पद भार दिया जाता है। तो अब ये तो क्या कहें। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या संभावना है, जिसको भी अर्बन नक्सल कहते हैं उसको जेल में पहुंचा देते हैं, और जो है पूरा उनको भीमा कोरेगांव के लोगों को अर्बन नक्सल कहा गया। सुधा भारद्वाज हैं जिन्होंने कभी जो है आदिवासियों के बीच में केवल काम किया, कभी उन्होंने हिंसा की बात भी नहीं की, केवल उन्होंने वकालत करने का काम किया। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको अब आशंका है कि क्या आपकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पहले भी आपके खिलाफ में एक फर्जी केस जो है वो दर्ज कराया गया है बड़वानी के अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? शंका कुशंकाओं के बीच में घिरे रहना और अपना कार्य छोड़ना, ये तो कभी हमसे हो नहीं सकता है। पर ये जो आज चल रहा है कि अलग अलग शासकीय संस्थाओं के द्वारा या किसी एक व्यक्ति जो सत्ताधीशों से जुड़ा है, जैसे बड़वानी में किया गया है, एक लड़का जो एबीवीपी का आरएसएस का जुड़ाव रखता था, उसके द्वारा तद्दन झूठे आरोप, कुछ ऐसे ही आरोप जो पहले लगे थे कुछ महीने पहले, और इनकम टैक्स कमिश्नर ने पूरी जांच की, सब साबित हुआ, वो भी फिर से लगाकर, और ये कह के कि मैं मेरा ब्रांड इस्तेमाल करके हमारी जीवनशालाओं के लिए पैसा इकट्ठा करती हूँ, और जीवनशाला तो चलती ही नहीं है, जबकि 30 साल से हमारी जीवनशालाएँ चलती है। मैं अभी आपको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, और ऐसे जीवनशालाओं से करीबन 6,000 आदिवासी बच्चे बाहर निकले हैं, ग्रेजुएट्स बने हैं, कुछ पुलिस अधिकारी बने हैं, कुछ हॉकी के गोल कीपर बने हैं, कुछ एथलेट्स बने हैं, हमारे शिक्षक कार्यकर्ता बने हैं, मछली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संचालक बने। और पुलिस भी जब जांच करने गए तो वो भी चकित होते हैं कि पहाड़ में इतने बच्चे सीख रहे हैं, नारे लगाते हैं, गीत गाते हैं। हम ये संघर्ष के साथ निर्माण का कार्य जो कर रहे हैं, उसके लिए जो नर्मदा नवनिर्माण अभियान नाम का न्यास हमने बनाया, उसमें बहुत ही वरिष्ठ मार्गदर्शक, शिक्षा तज्ञ, यूनिसेफ की भूतपूर्व अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे आदिवासी और किसानों के प्रतिनिधि, ये जो न्यास के विश्वस्त है, उन सभी को आरोपी बनाने की साजिश न केवल मुझे, ये बहुत ही गंभीर प्रकार की एक राजनीतिक हमले की तैयारी है। अब उस हमला किस दिशा में वो लेके जाएंगे पता नहीं है, पर पिछले 1-1.5 महीने से जो भी जांच चल रही है वो बहुत ही अति हो गया है। हमने 4,000 पन्ने दिए हैं, पर उस शिकायतकर्ता ने 1 पन्ना नहीं दिया है, जबकि शिकायत में जो भी लिखा है वो सब संलग्न पत्रों के आधार पर, और उसके बावजूद उसी दिन एफआईआर दाखिल किया, न कोई जांच भी की गई शिकायत में दिए हुए मुद्दों पर। तो ये निश्चित राजनीतिक आशीर्वाद से चल रहा है, पर अभी क्या करेंगे आगे, ये शंका में घेरे रहना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे आँखों के सामने गरीबों के चेहरे, जो बचे हुए विस्थापित हैं, जो शहरी गरीब हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, जिनको पीसा जा रहा है यूनियंस होते हुए भी मिल्स के सेंचुरी जैसे, मराल जैसे मालिकों से, उन सब के सामने हिम्मत से हम लोगों को निश्चित रूप से खड़े रहना है। इनके ही साथ जिनका नेतृत्व है वो आदिवासी किसानों का, मजदूरों का है, और इसलिए हम डरते नहीं हैं, वो डरते हैं, इसलिए शायद हमको घिरते हैं। जी, न्यूज़ 15 की ओर से के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेधा जी, आपका शुक्रिया।